Hello students, in this video lecture I am going to explain you chapter 2nd of civics class 10th and the name of the chapter is federalism. previous video lecture के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। पहले मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ थोड़ा सा कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया, संघवाद भारत के अंदर कैसे अपनाया गया है। उसके अंदर तीन चीजों के थ्रू हमने ये जानने की कोशिश की थी। फर्स्ट था हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स की मेकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बिहार पर हमारे स्टेट्स को फॉर्म किया गया है। एंड द सेकंड वन वाज लैंग्वेज पॉलिसी, मींस भाषा नीति की किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को भारत के अंदर संविधान के अंदर शामिल नहीं किया गया है कि ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है। और थर्ड वन वाज द सेंटर स्टेट रिलेशन की राज्य और केंद्र के संबंध किस प्रकार के हैं। आजादी के बाद से लेकर और रिसेंट टाइम तक का हमने एनालाइज किया कि किस तरीके स्लोली फेडरलिज्म संघवाद जो है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर आया है इन ए फेयर वे, बेटर वे में, सुधरता ही गया है, सिचुएशन बिगड़ी नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगी कि यहाँ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया को क्या चीज है जो फेडरल कंट्री बनाती है। अब फेडरलिज्म की अगर डेफिनेशन हम देखें तो फेडरलिज्म क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हमारी कौन सी हैं? वी आर हैविंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एट द प्रेजेंट टाइम। तो उनके बीच में पावर का डिवीजन किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनली वो डिवीजन किया गया है हमारे देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर। तो फेडरलिज्म की ये जो बेस है, ये जो कहता है कि फेडरलिज्म क्या है, उसको अप्लाई किया गया है इंडिया के अंदर। तो वही मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही, संविधान ने ही ये कहा है कि भारत क्या है, राज्यों का समूह है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यहाँ पे बोला है कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, व्याख्या करता है इस चीज की। द वर्ड फेडरेशन इज नॉट यूज्ड एनीवेयर, कहीं भी फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं हुआ है। बट द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या बताया था कि कैसे वो प्रैक्टिस की जा रही है, फॉर्मेशन के रूप में मैंने सब कुछ बताया आपको कि इम्प्लीमेंटेशन दी गई है। अब यहाँ क्या करने जा रहे हैं, डिवीजन ऑफ पावर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो किसके अकॉर्डिंग की गई है, फेडरेशन के अकॉर्डिंग की गई है, फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग की गई है। अब हमारे पास जो है 3 लिस्ट होती है, 3 लिस्ट के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर का डिवीजन किया हुआ है, शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। क्या कहता है कि 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास, 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। 3 टीयर्स हो गए हमारे। ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, सभी का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, चाहे लोकल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, विद इन द लिमिट एरिया, विद इन द लिमिटेशन, कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के ऊपर ही वो अपने रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हैं। तो ये किसके द्वारा डिवीजन किया गया, इट इज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ने ही ये तय किया है कि किन किन डिपार्टमेंट्स के ऊपर, किन किन एरियाज में, वो फील्ड के अंदर कौन सी सरकार जो है नियम या रेगुलेशंस बना सकती है, रूल्स बना सकती है। अब ये किस बिहाफ पे किया गया, जब हमारे जो है पॉलिटिशियंस, लीडर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो वो ऐसी सिचुएशन उन्होंने फेस की हुई थी कि उन्होंने बहुत दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इन लिस्ट को बनाया कि इस तरीके से किसी भी तरीके से इंटीग्रेशन के ऊपर, इंडिया के इंटीग्रेशन के ऊपर जो है इफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्योंकि वो लिंग्विस्टिक बेस पे जब स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे थे वो काफी हद तक डरे हुए थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम लिंग्विस्टिक बेस पर ये स्टेट्स बना दें, स्टेट्स को फिर पावर भी कॉन्स्टिट्यूशनली हम दे रहे हैं। अगर वो पावर लेकर स्टेट्स कहीं दोबारा से फ्री होने की कोशिश तो नहीं करेंगे, कहीं दोबारा से डिसइंटीग्रेशन की सिचुएशन तो इंडिया में नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही प्रूडेंशियल वे में, तर्क वितर्क के जरिए और दूरदर्शिता को सोचते हुए इन चीजों को इंक्लूड किया गया, ठीक है। और ये भी तय किया गया कि इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा था,
कंटिन्यूअसली वर्ल्ड के अंदर क्या हो रही जा रही थी, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती जा रही थी। तो उनको ये भी था कि मे बी ऐसी सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट से इंक्लूड होगा लिस्ट के अंदर, वर्ड जो सब्जेक्ट आएगा उसका ये मतलब नहीं है कि जो सब्जेक्ट आप स्कूल में क्लास में पढ़ते लाइक इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी कुछ है, मेनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर, वो सब्जेक्ट्स नहीं है। सब्जेक्ट से मतलब है यहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, पर्टिकुलर एरिया जिनके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट अपनी रूल्स रेगुलेशन बनाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे प्रोविजन क्या लिया गया कि इन केस फ्यूचर में कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है जिसकी जो कि किसी भी लिस्ट में इस टाइम हम शामिल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे सामने रखे थे। तो अभी हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि पावर का डिवीजन कितनी लिस्ट में हुआ है। मेनली 3 लिस्ट के अंदर पावर का डिवीजन किया गया है और 4th लिस्ट फ्यूचर को, फोरकास्टिंग को ध्यान में रखते हुए ऐड की गई है, वो हम अभी करते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट हम करते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन मीन्स जो केंद्र सरकार होती है उसके लिए जो डिपार्टमेंट्स तय किए गए हैं या एरियाज तय किए गए हैं कि विद इन दिस एरिया वो अपना ये इनका ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। तो फर्स्ट क्या था, यूनियन लिस्ट के अंदर क्या होता है कि इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। सब्जेक्ट्स मीन्स डिपार्टमेंट यू कैन से या एरियाज यू कैन से, कि यूनियन लिस्ट के अंदर वही सब्जेक्ट रखे गए हैं, वही विषय रखे गए हैं जो केवल राष्ट्रीय महत्व के होंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं, डिफेंस, देश की सुरक्षा का, आर्मी जो भी है, तीनों आर्मी जो आती है हमारी, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, ये हमारी किसके अंदर आती है, डिफेंस के अंदर आती है। और ये तीनों किसके अंडर होती हैं, सेंटर के अंडर होती है। कोई भी डिसीजन इसके लिए लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। फॉरेन अफेयर्स, अदर कंट्रीज के साथ हमें पीस करनी है, ट्रीटी करनी है, वॉर करना है या किसी भी चीज का ट्रेड करना है नेशनल लेवल पर, वो चीजें किसके अंदर आएंगी, हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगी, केंद्रीय विषय के अंदर आएंगी। बैंकिंग, जितने भी बैंक्स हैं हमारे आरबीआई के अंडर आते हैं और आरबीआई डायरेक्ट किससे रिलेटेड होता है, सेंटर से रिलेटेड होता है। करेंसी की मुद्रा क्या रहेगी, कौन सी चलन मिलेगी, जैसे अभी आपके सामने रिसेंटली ही एग्जांपल था कि डिमोनेटाइजेशन किया गया था। तो डिमोनेटाइजेशन क्या स्टेट लेवल पे किया गया था, नो, इट वाज डन ऑन द सेंट्रल लेवल एंड डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड कम्युनिकेशन जैसे मीडिया वगैरह है, इन सब के ऊपर किसका होल्ड रहेगा, यूनियन लिस्ट का केंद्रीय विषय ये कहलाते हैं। और क्या कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन देम, और इन विषय के ऊपर इसके अंदर टोटल 97 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। 97 होते हैं ये टोटल फील्ड जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट को अपना रूल्स लॉज बनाने का राइट होता है। तो यूनियन गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन देम, और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, इन विषयों के ऊपर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। देन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, इसको केंद्रीय सूची बोलते हैं हिंदी में, इसको राज्य सूची बोलते हैं। ये क्या कहते हैं, कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंस, जो राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर के महत्व के विषय होते हैं उनके ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और इसके अंदर हमारे 66 लिस्ट आते हैं, सब्जेक्ट आती हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं हमारे, एक पुलिस होती है, हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है। ट्रेड, व्यापार वो किस हद तक किस चीज का करना चाहते हैं या किस चीज को अप्रूवल देते हैं वो ट्रेड के लिए। इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था, अपनी कृषि, एग्रीकल्चर किसी स्टेट की किस हद तक किस चीज में कि क्या इम्प्लीमेंटेशन देना है, किस तरीके से उसको डेवलपमेंट के प्रोसेस देने हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस तरीके से देनी है, कोई भी सीड्स प्रोवाइड करना, ये सब किसके अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। और इरिगेशन, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन की होती है, तो उसका प्रावधान करना, उसकी फैसिलिटी अवेलेबल कराना, ये सब किसका काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। तो ये राज्य सूची के अंदर आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अलोन मेक लॉज, और इन विषयों के ऊपर ये 66 टोटल होते हैं, इनके ऊपर कौन कानून बना सकता है, केवल और केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। अब थर्ड जो है वो क्या है हमारा, कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मीन्स जो ना तो खाली यूनियन केंद्रीय लिस्ट के अंदर उनके लिए पूरे नेशन के लिए इम्पोर्टेंट है,
और ना ही स्टेट के लिए अकेले इम्पोर्टेंट, ये दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो जिससे दोनों ही चीजों को फायदा होता है और दोनों के लिए ही वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे विषयों पर कौन कानून बनाता है, ये कौन सी सूची के अंदर आते हैं, समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। और कौन कौन से विषय हैं, एजुकेशन कैसे कि लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि सीबीएसई है हमारा, नेशनल लेवल का बोर्ड होता है ये, और इसके ऊपर कानून कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। जैसे पीछे क्या इंट्रोड्यूस किया गया था सीबीएसई के अंदर, सीसीई पैटर्न, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑल ओवर द इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया। साथ के साथ एजुकेशन में नेशनल बोर्ड होने के साथ साथ एक रीजनल बोर्ड भी होता है, हर स्टेट के अंदर अपना रीजनल बोर्ड भी होता है। जैसे अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन होता है, जो हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन भिवानी के नाम से जाना जाता है। तो ये ऐसे विषय है कि दोनों के ही इंपॉर्टेंस के होते हैं। तो और फॉरेस्ट होता है, मैरिज होती है, अडॉप्शन मीन्स किसी चीज को ले लेना, लाइक बच्चे को अडॉप्ट करना, अपना बना लेना, कोई अनाथ बच्चा होता है और उसको पेरेंटिंग के लिए अपना नाम देना और कानूनी तौर पर उसको गोद ले लेना। तो इस तरह के विषय किसके अंदर आते हैं, हमारे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स, दोनों ही इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। बट देयर मे बी controversial situation also, that is in case of conflict laws made by union government will prevail। अगर दोनों के अंदर कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो जाता है, कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि राज्य सरकार कहती है ये चीज होनी चाहिए और केंद्रीय सरकार कहती है कि ऐसा होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में केंद्रीय सरकार का डिसीजन ही मान्य होता है, प्रीवेल होता है। मीन्स टू से हम एक तरीके से इसको ये भी कह सकते हैं कि ज्यादातर ये केंद्रीय सूची के अंदर आती है, बट बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी चलती हैं। तो 3 लिस्ट है के अंदर पावर का डिवीजन किया गया है। फेडरेशन को ये क्या करता है, हमारे यहाँ पर क्या देता है, अप्रूवल देता है कि इंडिया के अंदर फेडरेशन है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। इस तरीके से इंडिया को क्या कहते हैं, क्या बनाता है, फेडरल कंट्री, ये डिवीजन ऑफ पावर बनाता है। अब मैंने बोला था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, बड़ी ही दूरदर्शिता का उन्होंने परिचय दिया, तो उसके लिए उन्होंने 4th नंबर पे भी एक लिस्ट बना के रखी जिसका नाम दिया गया रेजिडरी पावर्स। रेजिडरी पावर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, कंटेन्स दो सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द लिस्ट, वो विषय शामिल किए जाते हैं जो किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, जब ये लिस्ट बनाई गई तो उस टाइम पे ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जो किसी भी लिस्ट में वो नहीं डाल पाए, वो सब्जेक्ट थे जो उस टाइम पे मैंने बोला कि जैसे ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर रहा था, तो हो सकता है कि कोई ऐसा फील्ड एमर्ज होके आए जो उस टाइम पे नहीं था और आज के टाइम प्रेजेंट है। तो इसका एग्जांपल आपके पास बेस्ट एग्जांपल क्या है, आईटी एरिया, आईटी फील्ड, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। जब उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो ये नहीं था, आज के टाइम ये फास्ट, वेरी मच फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के रूप में एमर्ज होकर हमारे सामने आ रहा है। तो ऐसे विषय जो उस टाइम नहीं थे जब संविधान बनाया गया और अब आ गए हैं, तो वो किस लिस्ट के अंदर आएंगे, वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर आएंगे। सो उनको रेजिडरी पावर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रेजिडरी पावर। और उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग का जो राइट है वो किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है कि डिस्क्राइब द 3 लिस्ट मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या डिवीजन ऑफ, हाउ द डिवीजन ऑफ पावर डन बिटवीन द स्टेट, सेंटर एंड लोकल। और अलग से भी हो सकता है कि डिस्क्राइब यूनियन लिस्ट, और या हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दैट ऑल द लिस्ट के अंदर। और इसके अंदर 47 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल, यहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, 47 सब्जेक्ट्स होते हैं। और यहाँ पे जो भी नया आएगा वो, इसकी कोई नंबरिंग फिक्स नहीं की गई थी कि इसके अंदर इतने आएंगे, जो भी न्यू सेक्टर एमर्ज होकर आएगा वो रेजिडरी पावर के अंदर आपका शामिल होगा। तो यूनियन लिस्ट है 97 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट है 66 सब्जेक्ट्स एंड कॉन्करेंट लिस्ट हैज 47 सब्जेक्ट्स। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब डिफरेंस क्या है कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, देन यू विल टेल लैंग्वेज पॉलिसी, मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड सेंटर
स्टेट रिलेशन, और अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, देन यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल दीज पॉइंट्स। इसके साथ ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है टॉपिक, और वीडियो लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता है। आगे के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप वॉचिंग।